क्या एक मिडिल क्लास का एक जो लड़का है वो बेचारा इलेक्शन लड़ सकता है? ये तो बड़ा महंगा इलेक्शन सुना गया होता है। इस वक्त इस मुल्क में इलेक्शन लड़ना मिडिल क्लास क्या अपर मिडिल क्लास का भी काम नहीं रह गया। उसकी वजह है कि पैसा ही इतना इन्वॉल्व हो गया इस काम में। इन असेंबलीज में लीडर्स नहीं थे, डीलर्स थे। आपके मुल्क में लीडर्स कम होते जा रहे हैं, डीलर्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं कौन सा कोई क्रिमिनल हूँ यार? मैंने कौन सा कोई जुर्म किया? क्रिमिनल नहीं, आप दहशतगर्द। पीटीआई से होना कोई जुर्म नहीं है। ये तो खैर हमारा मुल्क ऐसा है ना, कोई जुर्म करना जरूरी नहीं है आपके ऊपर अजाब नाजिल होने के लिए। सिर्फ आपका नापसंद होना ही काफी होता है। सारी इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने डिसाइड करके मुझे बताया कि हम आपको 9 में एक मुकदमे में नामजद कर रहे हैं। अदालत में जब पेश किया तो शायद आपने वो देखा ही हो, इस तरह से बिल्कुल वो एक मेरे मुंह पे शॉपिंग बैग डाला। क्या मसला था? उनको कोई कपड़ा नहीं मिला? क्या मसला था? 5 साढ़े 5 बजे के बाद डिनर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। रात को भूख लग गई है तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे के अलावा कुछ नहीं वहाँ पे। मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। एक चीज जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था वो है बेबसी। बेबसी का एहसास पहली दफा जिंदगी में मुझे जेल में जाके हुआ। अक्सरियत लोग पढ़े लिखे बाशऊर तालीम याफ्ता लोग थे जो वहाँ पे कैद थे 9 मई के बाद में। वो बहुत मायूस थे। वो समझते थे कि उनके साथ ज्यादती की गई और मेरा ख्याल उनका ये समझना जायज था। आइन आपको इजाजत देता है एहतजाज करने की। उन्होंने अपने एक आइनी हक के तहत एहतजाज करने के लिए गए। वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए ट्रैप करके आपने हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। उनको मिलकर मुझे एहसास हुआ कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की बेहतरी का ख्वाब देख रहे थे। 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ना, इट्स एट इट्स पीक। हमें उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो नौजवान और जवान लोग हैं 18 से लेकर 30 के दरमियान, उनकी हेल्प चाहिए। आपने खुद ही उठा के उनको जेलों के अंदर भेज दिया है। अब जब वो निकल के बाहर आते हैं तो मैं तो कम से कम जितनों से भी मिला हूँ वो ये कहते हैं कि भाई अब हमें जब भी मौका मिलेगा ना हम तो इसके खिलाफ प्रोपेगेट करेंगे। आपने उसको काउंटर करना था और आप अपने ही हाथों उनको ब्रेन वॉश करके उनको क्या बना दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह से उनको आप रिहेबिलिटेट कर सकेंगे, सिस्टम में किस तरह वापस लेके आ सकेंगे। क्योंकि पिछले 75 साल के अंदर जिन लोगों के साथ भी हमने इस तरह के इकदाम किए हैं उसके नतीजे हमें भुगतने पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्फिनिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, एमपी हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में, और अहमद रशीद भट्टी इनका नाम है। और फर्स्ट टाइम एमपी बने हैं और यंग भी हैं। तो हमने कहा, और पीटीआई से भी हैं। आपको ज़रा थोड़ा सा और इनका तारुफ करवा दें तो काफ़ी अताब भी नाजिल रहा इनके ऊपर जब ये इलेक्शन जीते। उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम टू द स्टूडियो। और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ पे पाके हमें ना मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पे बड़ी हैरानगी इस चीज़ की हुई कि यार एक एमपी आ रहा है, वो छोटी गाड़ी में आ रहा है। आपको मैं इमेजिन कर रहा था कोई प्रोटोकॉल आएगा, ऐसे कम से कम एक लैंड क्रूज़र आएगी, उसमें से 2 गार्ड उतरेंगे, गार्ड उतर के दरवाज़ा खोलेंगे। आप तो बड़े शरीफ एमपी हैं। यार ये मैं समझता हूँ, मैं इन चीज़ों के ज़हनी तौर पे खिलाफ हूँ। बिल्कुल। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से अदावत नहीं है, तो मैं क्यों सिक्योरिटी गार्ड लेके फिरूँ? मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अगर किसी का ऐसा कोई मसला हो वो तो चले ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे, अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे, लेकिन शौक से अपने ऊपर मुसीबत आजकल तो ज़्यादा वही हो गया ना। नहीं है। ज़्यादा लोग आजकल शौक से लेके फिर रहे होते हैं। हर बंदे का अपना अपना एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये ना हमारी सोसाइटी में एक फसाद की वजह ये भी बन गई हुई है कि जैसे आपने पहले बात की ना, किसी बंदे को सिक्योरिटी कंसर्न है तो उसके लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है, आपके दीन की रूह से भी और आपके माशरती तौर पे भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी किस्म के साथ गार्ड लेके फिरे या सिक्योरिटी लेके फिरे। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, आजकल आप कहीं पर भी निकल जाएँ तो वो भी साथ लेके फिर रहे होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इस कल्चर के ख़िलाफ़ हैं और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई ये देख के। और अल्लाह हमें आप जैसे और एमपी नसीब करे। वैसे तो भी आपका करियर शुरू हुआ है, तो जब 30 साल बाद पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जी आपकी जर्नी की, कि आपने पहले सीएसएस किया जी, और सीएसएस में कामयाबी हासिल की, और सीएसएस में कामयाबी हासिल करके पोस्टिंग भी ली, जॉब भी की, और उसके बाद छोड़ के आ गए। ये सारी मुझे सीएसएस की जर्नी का बताइएगा कि एक गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का और उसने सीएसएस भी कर दिया और उसके बाद वो उसकी पोस्टिंग भी हो गई, क्योंकि कई लोगों को एलोकेशन भी नहीं मिलती, और उसके बाद आप जाके नौकरी करके छोड़ के आ गई। ये क्या सिनेरियो था, इसका ज़रा मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं सीएसएस मैंने किया था 2011 में। ठीक है। उससे पहले 2009 में मैं कनाडा से पढ़ के वापस आया। 2 साल मुझे लगे सीएसएस की तैयारी करने में। तैयारी करके 2 साल बाद 2011 में अपेयर हुआ। अल्लाह ने पहली अटैम्प्ट में मुझे कामयाब कर दिया। तो उसके बाद मैंने 2 और अटैम्प्ट्स की मज़ीद, लेकिन उनमें मैं कामयाब नहीं हो सका। तो 2000 मेरा ख्याल है शायद 14 या 14 ही था शायद, हाँ 2014 में मैं
ट्रेनिंग पे चला गया। 42nd कॉमन के साथ मैंने ट्रेनिंग की। ठीक है। पाकिस्तान रेलवेज़ में मैं आया था। तो ट्रेनिंग के बाद जब जॉब पे गया तो ज़ाहिर बात है, जब बंदा CSS करके नया नया नौकरी में आता है तो एक तो उसको बड़ा अज़्म होता है मुल्क को कौम की खिदमत करने का। तो वो मेरे अंदर भी था, जज्बा भी था, अज़्म भी था कि मुल्क के लिए कुछ करना है। और रेलवेज़ का उस वक्त हाल भी बहुत ज़्यादा ही बुरा था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई अपना किरदार अदा करूं रेलवे की बेहतरी के लिए। लेकिन जब मैं गया तो मुझे 3, 4, 6 महीने काम करके ये समझ आई कि हमारा सिस्टम बहुत बोसीदा है, इसमें रूम नहीं है क्रिएटिविटी का, इनिशिएटिव का। तो मैंने, मेरा ख्याल है, अब एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ चंद महीनों के बाद ही मैंने सर्विस से रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो एक हम एफिडेविट साइन करके देते हैं एकेडमी के दिनों में कि मिनिमम 3 इयर्स के लिए हम सर्व करेंगे। तो उसकी वजह से फिर मुझे 3 साल मिनिमम सर्व करना था। लेकिन वो 3 साल बढ़ते बढ़ते 6-7 साल हो गए। तो फिर 6-7 साल सर्व करने के बाद जब मुझे दोबारा से रियलाइजेशन आई कि मैं क्या काम कर रहा हूँ जिसमें मैं मुतमईन ही नहीं हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे रह के वो मुझसे हो ही नहीं रहा, तो क्यों ऐसी एक काम में सारी ज़िंदगी गुजार दी जाए जिससे मैं और मेरा ज़मीर मुतमईन ही नहीं है। तो मैंने फिर 2020 में रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा। और रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद आप बिजनेस में आ गए? कह सकते हैं जी। बिजनेस मैं आपकी एक और पॉडकास्ट सुन रहा था जी। उसके अंदर आपने एक बड़ा एक मायने खेज एक बात की कि ये लोग ना तो सिविल है ना ये लोग सर्वेंट्स हैं। तो हाँ जी। इसका क्या मतलब है? यार देखें, सिविल सर्वेंट एक बड़े ऑनर की बात होती है। पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट ये दोनों काम बड़े ऑनर वाले काम है। लेकिन हम ऑनर के लिए करते नहीं, बदबख्ती ही है हमारे मुल्क में। जो भी इन दोनों प्रोफेशंस में आता है वो ना पब्लिक सर्वेंट है, ना सिविल सर्वेंट है। तो यही एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारे मुल्क की बदहाली की। आज आप देखें, सिविल सर्विस भी एक माफिया बन चुकी है इस मुल्क में। ऐसे ही है। सिविल सर्विस में लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उसमें वहाँ जाके सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, पैसा है। वो जो आज से 30, 35 साल, 40 साल पहले सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे, जो जायंट्स है, जिनके नाम आज भी किताबों में लिखते हैं, हिस्ट्री की बुक्स में हमें मिलते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, इस मुल्क की जो पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उनको बेहतरीन बनाया दुनिया की। जैसे PIA थी, पाकिस्तान स्टील मिल्स थी, पाकिस्तान रेलवेज़ थी। तो ये वो इदारे या महकमे थे जो उस वक्त लोग दुनिया में मिसालें दिया करते थे पाकिस्तान की। उसकी वजह थी कि जो उस वक्त पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने दिल लगा के, दिल जमा के, रात दिन मेहनत करके इनको बनाया। लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया बदहाली का कि ये सारे इदारे आज हम बेचने को मजबूर हो चुके हैं। उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का है। चूँकि उन इदारों को रन ये करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आयद होगी। इसके साथ साथ सियासतदानों का भी हाथ है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क के जो जर्नैल हैं, जजेज़ हैं, जितने भी इक़्तिदार में लोग हैं, उन सारों का इसमें कोई ना कोई हाथ है मुल्क की बदहाली में, जिस हाल में आज हम मुब्तला हैं। तो किसी को भी इससे बड़ी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे वो बेसिकली मैंने जहाँ तक थोड़ा सा इसको एनालाइज किया ना कि हमारे मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटी हर चीज़ की ख़त्म कर दी गई है। तो अब कोई भी एक जो बच्चा है, जैसे 23,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो CSS का एग्ज़ाम देते हैं हर साल जी, और उसमें से पासिंग रेशियो है कोई 200 बच्चा इस तरह करके, हार्डली 1% या 1.5% पासिंग रेशियो। तो उसके आप पीछे जाके देखें तो मेरे ख्याल में ये भी सही किया है कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी क्लास को बहुत फास्ट चेंज कर सकते हैं। सर, ओवरनाइट आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए, अगर आपका दोस्त कोई CSS पास कर जाता है ना, यस, वो उस दोस्त को आप ऑब्जर्व करें, उसकी लाइफ में जो ओवरनाइट चेंज आती है ना, वही देखें। उसकी मिजाज में जो ओवरनाइट चेंज आ जाएगी, वो आप देखिए। उसके इर्द गिर्द के लोगों के मिजाज में जो तब्दीली आ जाती है वो देखिए। वो उसको एक स्पेशल स्टेटस देना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये उस चीज़ की भी फैसिनेशन है इंस्टेड ऑफ के हमने जाके मुल्क की खिदमत करनी है। अच्छा, वैसे मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ मुझे उन्होंने ये बताया कि यार जब हम पहले आए ना तो हमें वाकई बड़ा जज्बा था कि हमने मुल्क की खिदमत करनी है और अब हम लोग यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोजीशन में ले आया कि जब हम कुछ ना कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो जो जज्बा है ना वो जज्बा ख़त्म हो जाता है या वो दबा के बंदा साइड पे के रख देता है? ऐसा क्या होता है? उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखें, कई लोग तो सारी ज़िंदगी इसी जज्बे के साथ नौकरी करते रहते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं हमारे, बिल्कुल, लाइक मेजॉरिटी नहीं है लेकिन काफ़ी थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं जो ईमानदारी से सुबह शाम अपना काम करते हैं और अपने काम की हद तक महदूद रहते हैं। बिल्कुल, वो दूसरे जो फजूलियात हैं उनमें इंगेज नहीं होते।
लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की अब आ गई है, पिछले कोई 15-20 सालों से ऐसे लोग आना शुरू हो गए जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। यस, मोस्ट ऑफ देम। एक बड़ी बड़ी तादाद बड़ा में से पोर्शन लोग आना शुरू हो गए जो आके उनका मिशन ये होता है कि हमने अच्छी पोस्टिंग लेनी है, अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना है, अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेनी है और उसके बाद अगली पोस्टिंग कैसे मैनेज करनी है। उनका सारा वक्त इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। फोकस उस चीज़ के ऊपर होता है। फोकस उनका इन्हीं चीज़ों पे होता है कि प्रेजेंट पोस्टिंग जो है, इनकम्बेंट पोस्टिंग, उसको बरकरार कैसे रखना है और उसके बाद इससे बेहतर अगली पोस्टिंग कैसे मैनेज करनी है। बिल्कुल। तो इसी सारी तगदों में उनका वक्त गुजर जाता है। उनको मुल्क और लोगों की खिदमत करने का तो सब्र भी नहीं उनके ज़हन में आता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब इस मसले का हल चाहिए। इस मसले का हल कैसे किया जा सकता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे के, एक चीज़ ये। दूसरे नंबर पे सैलरीज आप उनकी मार्केट बेस्ड करें, ठीक है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस रेट पे आपकी सैलरीज नहीं बढ़ रही, जो कि मजबूर कर रही है इन लोगों को करप्शन में इन्वॉल्व होने में। हर इंसान, हर बंदा, हर सिविल सर्वेंट खुशी से करप्शन नहीं कर रहा, मजबूरी के अमर के तहत भी लोग बिल्कुल ऐसे मजबूरी इस तरीके से कि जब उनकी फैमिली ने सोसाइटी के अंदर जाना है तो वही जो फैमिली है उस लोगों को तो पता है कि यार ये फलाने किसी ब्यूरोक्रेट की बीवी है या बच्चा है, लेकिन वो जब अपने खर्चे भी नहीं पूरे कर पाते तो फिर उसके बाद वो एक ऐसा सर्कल बन जाता है। एक एलिमेंट ये इन लोगों का, एक ऐसे लोगों का भी है जो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कुछ करते हैं कि आपसे एक माशरे की एक्सपेक्टेशन है ना कि आप एक शाही बाबू हैं, तो शाही बाबू के लवाजमात भी हैं, उसकी अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए, उसका अच्छा घर भी होना चाहिए, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाने चाहिए। तो उन लवाजमात को पूरा करने के लिए लालच में आके भी लोग करते हैं, मजबूरी के तहत भी करते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये तो आपकी जो बेसिकली जो आपने वो 6-7 साल उनके बीच में गुजारे हैं उसमें आपको इनको काफ़ी अंदर से देखने का मौका मिला। जी बिल्कुल। आई हैव रिमेन्ड देयर पार्ट। हाँ, तो ये भी एक मेन रीज़न बनी कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। यार ये तो कभी भी मेरा ज़हन में नहीं था ना, मैं कभी सर्विस में इस मकसद के लिए तो गया ही नहीं था, ना ही पॉलिटिक्स में इस मकसद के लिए। हालांकि पॉलिटिक्स में भी बड़े लोग ऐसा, उन्होंने पॉलिटिक्स को भी एक प्रोफेशन बना लिया, जबकि सियासत नबियों और वलियों का शेवा है। बिल्कुल, लोगों की खिदमत करना, सोशल सर्विस और लोगों की मदद करना, ये नबियों और वलियों का पेशा है, ये आम लोगों का काम नहीं है। और ख़ास करके हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे ये तो कांटों की सेज है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। अब मसला ये कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वही ऐसा है कि आपको, जैसा अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, कि आपको किसी ना किसी माफिया का हिस्सा बनना पड़ता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जंगल का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है, जंगल का कानून है यहाँ पे, आपको किसी ना किसी माफिया का हिस्सा बनना पड़ता है अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं, वरना यहाँ पे आपको मगरमच्छ हैं जो खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक रोल प्ले करती है ये चीज़ भी। अच्छा, फिर जब आपने वो नौकरी छोड़ दी तो उसके बाद फिर डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आ गए या फिर? जी, नौकरी जब छोड़ी तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था एयरलिफ्ट के नाम से। एयरलिफ्ट, वो बड़ा मशहूर स्टार्टअप जी, पाकिस्तान का, बसेस वगैरह वाला। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान का वो वाहिद स्टार्टअप था जिसने $100 मिलियन रेज किया। अच्छा जी, आज तक उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, शायद किसी और ने 2020 में स्टार्ट हुआ था। जी 2020 में स्टार्ट हुआ था ये, आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2018। अच्छा, ओके। तो मैंने जब ये शुरू हुआ मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, उस वक्त मैं लीव पे था। ऑफिशियली मैं नौकरी से मैं लीव पे था 2018 में, तो लीव लेके मैं उनके साथ काम शुरू कर दिया। कुछ अर्सा हमने इकट्ठे काम किया, फिर हम अलहदा हो गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेट हुआ कि जब कोरोना आया तो कोरोना में उनको शट डाउन करना पड़ गया। शट डाउन कर गई थी कंपनी, जो मैस ट्रांजिट की कंपनी थी, वो शट डाउन हो गई। लेकिन फिर उन्होंने फंड्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, ग्रोसरी बिजनेस में। ओके, उसका मैं हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि यार अब बिजनेस बहुत हो गया, पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, उसके बाद फिर एक और मेरे दोस्तों ने मिलके हमने शुरू किया ब्रिजलिंक्स के नाम से एक और स्टार्टअप। अच्छा, ब्रिजलिंक। जी, ब्रिजलिंक्स एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बेहतरीन चल रही है। वो भी एक स्टार्टअप है। तो उसमें मैं रहा हूँ आई थिंक 2023 के मई तक, फर्स्ट मई, तकरीबन 3 साल, 1 मई ऑफ 2023। ठीक है, मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से। अच्छा। और रिज़ाइन किया सियासत पे आने के लिए। शायद आपकी कॉलिंग सियासत थी। जी बिल्कुल, ये पहले दिन से ही मुझे ये मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था। क्योंकि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनके जो वालिद साहब, ये बेसिकली कह रहे हैं कि सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है ये। ये टैग, आई मीन
ये अच्छा बनाए, अल्लाह करे ये अच्छा बनाए 30 साल अपना काम करके। लेकिन बेसिकली ही इज़ अ सेकंड जनरेशन पार्लियामेंटेरियन, और इनके जो वालिद साहब हैं वो बड़ी एक फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं। वो मैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगाऊंगा, और जिस हुलिये के अंदर वो तस्वीर लगाऊंगा ये वही हुलिया जिस हुलिये के अंदर वो असेंबली जाते थे। दैट्स व्हाट्स फैसिनेटिंग अबाउट हिम। और पंजाब असेंबली की तारीख के अंदर पहली जो पंजाबी के अंदर तकरीर की वो उन्होंने की। जी। तो ये जो है ना, ये उनके तमगे हैं और बड़ी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। तो मेरे ख्याल में बचपन से उनको भी देखते होंगे, तो शायद इस वजह से भी आपको सियासत तो घर से ही हमारे मुझे गुड़ती में समझ रगों में थी, आपके रगों में थी। हाँ, क्योंकि वालिद थे, चाचा दोनों मेरे सियासत में थे, पूरी फैमिली हमारी सियासत में वाबस्ता थी, सियासी फैमिली। लेकिन मेरा सियासत में आना कोई हादसाती फैसला नहीं था, या कोई मजबूरी के अमर के तहत मैं नहीं सियासत में आया। मैं सोच समझ के शौरी तौर पे फैसला करके सियासत में आया हूँ। और ये फैसला किया मैंने जब 9 अप्रैल को इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट मुझ पर उसका बड़ा गहरा असर हुआ, और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये सिलसिला जब से होश संभाली देखते आ रहे हैं, आज इसको उतार दो, उसको ले आओ, उसको ले आओ, अब इसको हटाने का वक्त आ गया, किसी तीसरे को ले आओ। तो ये सिलसिला बड़े अरसे से चलता आ रहा है। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये सिलसिला क्यों चलता आ रहा है और कैसे चलता आ रहा है, ये कब जाके रुकेगा। तो सोच सोच के इस नतीजे पे पहुंचा कि जब तक इस मुल्क के पढ़े लिखे तबके के लोग सियासत में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोगों की सियासत में नुमाइंदगी नहीं होगी, तब तक चीज़ें नहीं बदल सकती। एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग है, सियासत से किनारा कशी का नतीजा ये होगा कि तुमसे कमतर लोग तुम पे हुक्मरानी करेंगे, और हमारे मुल्क में यही होता आ रहा है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो सियासत से किनारा कशी कर चुके हैं, इसलिए कि वो समझते हैं सियासत एक गंदा काम है, जबकि जैसा मैंने पहले कहा सियासत नबियों और वलियों का शेवा है। सियासत गंदा काम नहीं है। सियासत में गंदे लोग ज़रूर हैं जिनकी गंदी शोहरत के बायस अच्छे सुलझे हुए बेहतर लोग जो हैं वो सियासत से किनारा कशी करते गए, जो जिसका नुकसान हुआ हमारे मुल्क को। और एक और दूसरी वजह ये बनी कि आपने जो सियासी नर्सरी थी इस मुल्क में वो ख़त्म कर दी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़रिए बहुत से सियासतदान इस मुल्क में, बड़े नामवर सियासतदान इस मुल्क के पैदा हुए, वो भी ख़त्म कर दी कि एक डिक्टेटर ने आया, वो नर्सरी कहीं पे और जाके शिफ्ट हो गई। जाहिर बात है, फिर देखें कहीं ना कहीं तो लोगों ने काम करना होता है। वैक्यूम जब होता है तो फिर कुछ ना कुछ तो कोई आके उसको फिल करता है। तो सियासत में आने का वजह ये बनी कि बाहर बैठ के बातें करने से बेहतर है अमली तौर पे कुछ किया जाए। तो 9 अप्रैल को ये हुआ। 1 मई को मैंने कंपनी से रिज़ाइन किया, और 25 मई को लॉन्ग मार्च में मैं लाहौर से निकलने वाले वाहिद काफ़िले को लीड कर रहा था। हम कालाशाह काकू तक, वाहिद मैं और मेरे साथ 2-3 और हमाद अजहर साहब थे, खालिद गुज्जर साहब थे, हम 3 लोग थे जो अपना काफ़िला लेके लाहौर से निकलने में कामयाब हुए। कालाशाह काकू जाकर उन्होंने हमें फिर से रोक लिया, वहाँ पे कंटेनर्स लगा के, बड़ी शेलिंग की, बड़ा तशद्दुद किया पुलिस ने वहाँ पे हमारे ऊपर। तो उसके बाद से फिर जर्नी चलती गई, उसके बाद प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गई। लेकिन अमर भाई, जो आप ये बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को बिल्कुल आना चाहिए सियासत में, लेकिन क्या एक मिडिल क्लास का एक जो लड़का है वो बेचारा इलेक्शन लड़ सकता है? ये तो बड़ा महंगा इलेक्शन सुना गया होता है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने यार। ये देखें, पहली बात तो ये कि आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ पूरी तरह। इस वक्त इस मुल्क में इलेक्शन लड़ना मिडिल क्लास क्या अपर मिडिल क्लास का भी काम नहीं रह गया। उसकी वजह है कि पैसा ही इतना इन्वॉल्व हो गया इस काम में। अब ये एक बहुत बड़ा बैरियर टू एंट्री बन गया ना। इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? इसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि मिडिल क्लासेस सियासत में आएँ, इन चीज़ों को आके कम करें। अब देखें, ये जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है 2024 का 8 फरवरी वाला, इसमें हमारी पार्टी की नुमाइंदगी आप पंजाब असेंबली में देखें तो माँ सिवाय चंद एक लोग जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनके अलावा बाकी सारे लोग मिडिल क्लास के हैं। अच्छा। और ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। बेशक उसकी वजूहात कई मुख्तलिफ हैं, हाँ। जिसमें कैंडिडेट्स का खर्चा ही कोई नहीं हुआ। हाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्लानिंग 2023 से कर रही थी कि हमने इस दफ़ा कोशिश कर रही है कि इलेक्शन में कैंडिडेट्स का खर्चा ना हो। कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हमारे कैंडिडेट्स का खर्चा ना हो, उसको पार्टी स्पॉन्सर करे। गो हमारे लीडर उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स भी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी अच्छी तरह से हमने कैंपेन रन की। ऑनलाइन हमारी जो सोशल मीडिया टीम्स थी पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में बैठे हुए थे, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की है
जिसके बायस वो नैरेटिव फैलाने में हम कामयाब हुए, हमारा नैरेटिव घर घर पहुंचा। सोशल मीडिया को और आईटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत आला तरीके से एम्प्लॉय किया इस इलेक्शन कैंपेन में, जिसके बायस हमारे खर्चे बहुत कम हुए कैंडिडेट्स के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन जो आपने पहले बात की ना, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स और दूसरा जो बलदियाती निज़ाम है जिसको लाने में माजरत के साथ आपकी पार्टी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी थी पिछली दफ़ा। मेरे ख्याल में ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि जिनसे नीचे से, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि नीचे से उठ के लोगों के आने का ज़रिया ही एक है कि अगर आप बलदियाती इंतखाबात करवाएं, जैसे PSL हुआ, PSL में नीचे से लड़के उठ के आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, तो वो सिफारिश कल्चर थोड़ा सा ख़त्म हुआ। इसी तरह से जब तक बलदियाती इलेक्शंस नहीं आते और बलदियाती इलेक्शंस एक रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, जैसे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे और इस तरह के लोगों की, तो तब तक मेरे ख्याल में हम एक नई क़यादत जनरेट ही नहीं कर सकते। देखें इस वक्त जो हाल है ना असेंबली का, पिछली चंद असेंबलियों की अगर हम बात करें जो मैंने देखी हैं, पिछली 2, 3, 4 असेंबलीज देखें, तो मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि इन असेंबलीज में लीडर्स नहीं थे, डीलर्स थे। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि आपके मुल्क में लीडर्स कम होते जा रहे हैं, डीलर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो ख़ास तबकों की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ बैठे हुए। अब मैं खुद को भी मैं समझता हूँ, मैं आई एम ऑल्सो नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग रह रहे हैं, मेरा रहना सहना, मेरे अखराजात, मेरे वसाइल उन जैसे नहीं हैं। मुझे अल्लाह ने ऐसे सहूलियात फराहम की हुई जो उनसे बेहतर हैं। उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है कि अल्लाह ने मुझे एक बावसूख या कह लें बेहतर वसाइल वाली फैमिली में पैदा कर दिया, उसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो इन लोगों की। देखें जो जिस तरह के हल्के के लोग हैं, उनके मसाइल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है उनमें से कोई हो, वही उनके मसाइल को महसूस कर सकता है और वहाँ पे जाके उस दर्द और उस एहसास के साथ असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करेगा जो वो चाहते हैं। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें उनके साथ रिलेट करने की, वो मुमकिन नहीं है। जब तक मेरे घर में मुझे ये फिक्र नहीं लाक होती कि मैंने शाम का खाना कहाँ से ला के अपने बच्चों को देना, तो मैं उस फीलिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। 11 करोड़ की फीलिंग तो तब तक आप ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल आपको एक देता हूँ जी। मैं रिसेंटली जेल में गया जी, उस पे मैंने तफसीली तौर अगर मैं जेल में ना जाता तो मैं कभी सारी जिंदगी नहीं समझ सकता था कि जेल में जाके जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो क्या है। बाहर से बैठ के बात करनी बड़ी आसान है, जब एक प्रोसेस के थ्रू आप खुद गुजरते हैं ना, जब आप पे खुद पे बीतती है तब पता चलता है कि हो क्या रहा है असल में। अब मुझसे जेल के मसाइल के बारे में कोई पूछे तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ, बैठ के मैं घंटों उस पर बात कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं जेल ना जाता तो मुझे नहीं पता होना था। उस पर मैं जो बात करूंगा बड़ी कन्विक्शन के साथ करूंगा, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। अब अगर मुझे मैंने इस फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं अगर किया कि 2 दिन भूखे रह के क्या एहसास होता है, तो मैं उसको शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। इसलिए मैंने कहा कि मैं उन लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन मैं भी नहीं हूँ। इसी तरह से हमारे बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी है जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। हाँ, लोग उनको वोट देते, लोगों ने मुझे भी वोट दे दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। और एक बदबख्ती और भी है, जैसा जिसका आपने थोड़ी देर पहले तज़किरा भी किया कि मिडिल क्लासेस के लिए कितना मुमकिन है असेंबली तक पहुंचना। बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। अगर ऐसे ही रहेगा तो इन लोगों की नुमाइंदगी कभी भी नहीं होगी, ना ही इनके मसाइल हल होंगे। मसाइल के हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी नुमाइंदगी असेंबली में हो, वो जाके वहाँ पे इनके मसाइल को उजागर करेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह हो सकती है सर? वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से ही होगी। पॉलिटिक्स में MP MNA के इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। मैं बताता हूँ उसका तरीका कार है ना सर। सबसे पहले तो जिससे अभी हम बात कर रहे थे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हाँ बिल्कुल। एक तो वो आपकी नर्सरी है, वहां से नई लीडरशिप निकलती है। बिल्कुल ऐसे। और वो मिडिल क्लास उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें ना उसके लिए ना इतना पैसा चाहिए, ना उसके लिए ज्यादा वसाइल चाहिए, क्योंकि हल्का इंतखाब छोटा होता है। ठीक है। वहां से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है इंसान। एक तो उसकी लीडरशिप में निखार आना शुरू हो जाता है, दूसरा तो उसके साथ वो सिस्टम को समझना शुरू हो जाता है, तीसरा वहां से जब एक उसमें निखार आता है
तो उभरता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आज अगर फर्ज करें काउंसलर है, कल को चेयरमैन बन सकता है, कल को चेयरमैन बनता है तो आगे जाके एमपी भी बन सकता है। मौके पैदा हो सकते हैं। तो वो एक सिस्टम है जहां से ट्रू लीडरशिप निकल सकती है। उसको पार्टियों ने बंद किया हुआ है, वो भी बंद किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में डेलिबरेटली बंद किया गया है। मेरे ख्याल में डेलिबरेटली नेपोटिज्म को और ये जो एक है ना खानदानी सियासत को, इसको सेफ्टी देने के लिए, इसको सेफ्टी नेट देने के लिए बंद किया हुआ है। एक फैक्टर हो सकता है उसका। बिल्कुल, ये एक फैक्टर है, लेकिन इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिनमें से एक ये भी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा तो फिर आपकी होगी जी पॉलिटिक्स की जर्नी शुरू जी, और उसके बाद फिर आ जाएं इस इलेक्शन पे, जो लास्ट इलेक्शन गुजरा है। तो कागजात नामजदगी आपने जमा करवाए पीटीआई की तरफ से जी, तो डर नहीं लगा आपको? इसमें डरने वाली क्या थोड़ा बात बहुत होता है यार, कि जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हो लाहौर से, यार मुश्किल काम है। है? मुश्किल या आसान कोई काम भी नहीं होता। मुश्किल काम को आसान बनाना चाहिए और बनाया जाता है। काम तो सारे मुश्किल होते हैं, आसान काम कौन सा है? मेरे ख्याल आसान काम तो कोई भी नहीं होता, करने से ये काम होता है। में बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त देखें हालात, वाकई हालात संगीन थे, हालात मुश्किल थे, लेकिन मुश्किल हालात का सामना करना चाहिए। कैंपेन पे जाते, मुश्किल हालात से भागना तो नहीं चाहिए। कैंपेन प्रॉपर की, बिल्कुल प्रॉपर कैंपेन की है। अच्छा। एक दिन भी नहीं उसमें कोताही की। जिस मुझे दिन यही इलेक्शन चीज अनाउंस जो हुए, फैसिनेट करती है वो यही चीज करती है कि यार आप वाहिद, मैंने वो पॉलिटिशियन देखे जो पीटीआई से बिलोंग करते थे और लाहौर के अंदर तडल्ले के साथ कैंपेन कर रहे थे। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल था। मुझे भी चेज करते रही पुलिस। मुझे दो तीन अच्छा, वाकयात पेश आए? हाँ, 2 दफा ऐसे वाकयात पेश आए जब मुझे चेज किया गया। मेरे चाचा को भी अरेस्ट किया गया इलेक्शन से एक हफ्ता पहले। लेकिन मैंने अपना जहन इन चीज़ों के लिए तैयार किया हुआ था। ठीक है। इलेक्शन में कूदने से पहले ये नतायज फेस करने के लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार था, मेरी फैमिली ज़हनी तौर पे तैयार थी। हम घर पे बैठे, हमने ये फैसला किया जो कुछ होगा हम उसका सामना करेंगे। और हम पिछले 1 साल से करते आ रहे थे। जो कुछ भी हो रहा था, हमारे घर भी तोड़े गए, हमारे कारोबारों को भी बंद किया गया, सारा कुछ हुआ। हम दर बदर रहे, कई रोज़, कई हफ्ते घर भी नहीं गए। तो ये सारे चैलेंजेस हमने फेस किए। अब आमतौर पे 1 यूनिट फैमिली होती है, एक मियाँ बीवी 2-3 बच्चे। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कुनबा है, कोई 35-40 लोग हम एक घर में, एक कंपाउंड में रहते हैं। तो उनको जब मूव करना पड़ता है तो एक कबीला ही मूव करना पड़ता ऐसी है, बिल्कुल। तो वो बड़ा मुश्किल होता था। एट टाइम्स बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। लेकिन ये सारे प्रोसेस से गुजर के जब वहाँ इलेक्शन तक हम पहुँचे तो हमने फैमिली ने बैठ के ये फैसला किया, अब जो भी होगा उसका हम सामना करेंगे, लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। और इलेक्शन इसी तरह से लड़ेंगे जैसे इलेक्शन लड़ा जाता है। इसी तरह हमने फिर कैंपेन शुरू की। आपको याद होगा जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम आया तो बहुत से लोगों को उठाया जा रहा था, उनकी कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। प्रपोजर सेकेंडर को उठाया जा रहा था, उनको गायब किया जा रहा था, कागजात नामजदगी फाड़े जा रहे थे, सब कुछ हुआ। तो उसी दौरान हम बैठे सारे, हमने फैसला किया बैठ के मिलकर दोस्तों से मुशावरत करके कि हमने कोशिश करनी है इसको अवॉइड करने की। इस तरह का कोई, चूँकि हम उस हल्के से हैं जहाँ पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मुश्किल जगह से इलेक्शन लड़ा। तो हम चाहते थे कि कोई इस तरह का काम ना हो जिससे हमारे कागजात नामजदगी जमा ना हो सके, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल हल्का था। हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते थे किसी भी सूरत। तो हमने दोस्तों से मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि हम अपने दोस्तों सारों को साथ लेके जाएंगे कि पुलिस की एक कंटिजेंट अगर 10, 15, 20 लोगों की हो भी तो उसका हम सामना कर सकें। लेकिन है तो वो गैर कानूनी काम जो वो कर रहे थे, बिल्कुल गैर कानूनी था। तो उसको फेस करने के लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाते। तो वो हमने प्लान किया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो गए। बड़े पुरअमन तरीके से हम गए, जाके अपने कागजात जमा भी करवाए, उनकी स्क्रूटनी भी करवा के वापस आए। किसी ने छेड़ा भी नहीं हमें, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो एट टाइम्स ज़रूरी होता है आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करना, दूसरे फरीक को बताना कि यार जो आप कर रहे हो ये गलत है, और उसको असर्ट करके बताना। वो हमने किया और अल्लाह ने हमारी मदद की, कागजात भी जमा हो गए बाइज़्ज़त तरीके से। उसके बाद वहाँ से निकल भी गए। उसके बाद फिर हमने दोबारा बैठ के ये फैसला किया कि अगर हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया तो इलेक्शन भी हमें इसी तरह से लड़ना पड़ेगा। घर पे बैठ के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि ये रवायती तौर पे मुस्लिम लीग नवाज का यहाँ पे बहुत वोट बैंक रहा है, ठीक है। तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए और अपने वोटर्स को निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी था उनको लीड करना। अगर हम वो ना करते, देखें मैं बड़े छोटे मार्जिन से जीता हूँ, 963 वोट से मैं जीता हूँ। अगर मैं इस तरह से निकल के कैंपेन ना करता, लोगों को एंगेज ना करता, मैं कोई 10-12 हज़ार की लीड से हार भी सकता था। लोगों को दिखाना था उस वक्त, जो हालात बने हुए थे, लोग बड़े डरे हुए, घबराए हुए थे।
तमाम लोग घरों में बैठे हुए थे डर के सहम के, उनको बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी था। यहाँ पे हमारा निशान छीन लिया गया। अब वाहिद हल्का मेरा था जहाँ पे हमने अपने निशान, जो सर्वे करवाया गया पीटीआई की जानिब से, उसके मुताबिक लाहौर में वाहिद मेरा हल्का था जिसमें 90% लोगों को निशान का पता था। तो वो ऐसे ही हुआ, हम घर घर गए, हमने टीम्स बनाई, वार्ड लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे टीम्स बनाई 10-10, 15-15 लोगों की, जिनको पैम्फलेट्स दिए, जो जाके घर घर हमारा निशान की आगाही पैदा करते रहे। तो इस तरह की टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके मुश्किल था, लेकिन एक किया। और बहुत बड़ी चीज़ है जिसका आज मैं जिक्र करना चाहूँगा, अल्लाह ने हमें बहुत मुखलिस दोस्तों से नवाजा है, जिन्होंने मेरा इलेक्शन अपना ज़ाती इलेक्शन समझ के लड़ा। मेरा इलेक्शन मैंने उतना नहीं लड़ा जितना मेरे दोस्तों और मेरे वालिद के दोस्तों ने, मेरी फैमिली के दोस्तों ने लड़ा है। उन्होंने बड़ा हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट पूरी मेरी सियासी करियर में, मेरे वालिद के सियासी करियर में। उनकी हमेशा सपोर्ट के बायस हम आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। अल्लाह की मदद तो हमेशा शामिल हाल रहती है। वो तो रहती है। तो उसके बाद फिर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, कैंपेन भी मुश्किल थी, वो भी कर ली। अब आ जाते हैं जी इलेक्शन डे पे। इलेक्शन डे गए हैं, सिलेक्शन डे? यार देखें, बाकी हलकों के बारे में मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ, चूँकि मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ वहाँ पे क्या हालात थे। मैं अपने हलके के बारे में बात कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे हलके में मजमूई तौर पे जो इलेक्शन का दिन था वो फेयर था। ओके, मैं ऐसे किसी पे इल्ज़ाम आयद नहीं करना चाहता। 5 बजे तक या 5 बजे? 5 बजे तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 5 बजे तक इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो फेयर था। छोटे मोटे मसले हर जगह पे आते हैं, वो चैलेंजेस वो तो हर इलेक्शन में कहीं पे पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा, कहीं पे कोई चीज़ें नहीं पहुंची, कहीं पे कोई मसला। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रूटीन में चलती रहती हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं बहुत सारे वोट स्टफ किए जा रहे हों या हमारे वोटर्स को वोट कास्ट ना करने दिया गया हो या कोई हमारे वोटर्स को डराया धमकाया गया। ऐसा नहीं हुआ कहीं पे भी। जो सीरियस कंसर्न्स होते हैं इलेक्शन डे के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन अच्छे तरीके से इलेक्शन का दिन गुजर गया। उसके बाद अब आते हैं दूसरी बात पे, इलेक्शन के रिजल्ट्स की कंपाइलेशन पे। उसमें भी अल्लाह ताला हमारे ऊपर बहुत मेहरबान था। मैं यहाँ पे एक और जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारा हल्के का आरओ था, अगर वो शख्स हमारा आरओ ना होता तो शायद मैं जीतता ना। जो कि आपने देखा भी, बहुत से पाकिस्तान के बहुत से हल्कों में फॉर्म 47 जारी करके मुख्तलिफ लोगों को, हारे हुए लोगों को जिता दिया गया। हमारा आरओ एक दिलेर, निडर और ईमानदार आदमी था। उसने एक बेहतरीन तरीके से, मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन करवाया। उसके बाद गिनती करवाई, तमाम कैंडिडेट्स को बिठा के अपनी मौजूदगी में वीडियो कैमरास लगा के सारे शवाहद इकट्ठे करके वहाँ पे गिनती करवा के अनाउंस की, और मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों को कहा कि अमर को मुबारकबाद दें जब मैं जीत गया, मेरी जीत अनाउंस हुई। उसके बाद उसने दुआ की और दुआ करते हुए ज़ारो कतार रोने लग गया कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने में। तो अगर वो शख्स वहाँ पे ना होता तो शायद मैं भी आज एमपी ना बना होता। तो उसका बहुत बड़ा किरदार है मेरी जीत में। तो इसका मतलब आपका तो इलेक्शन डे 5 बजे के बाद भी स्मूथली गया? जी बिल्कुल, कंपैरेटिवली बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर अताब नाजिल हो गया। उसके बाद हफ्ते बाद मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन के तकरीबन 1 वीक के बाद, जी बिल्कुल, 1 वीक के बाद, एग्जैक्टली 1 वीक जी 1 वीक के बाद 9 मई का केस में ये जो है वो इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और उसके बाद तकरीबन 45 दिन के करीब इनको अपनी हिरासत में रखा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि क्या वाक़या हुआ। यार ऐसे हुआ कि मैं घर पे बैठा हुआ था अपने, बल्कि डेरे पे बैठा हुआ था। मेरे घर के अक्रॉस द रोड हमारा डेरा है। वहाँ पे कोई मेहमान आए थे मिलने के लिए, तो मैं उनके पास बैठा। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि चाय शाय ले आओ इनके लिए। तो वो डेरे के गेट से बाहर निकला और तो फ़ौरन ही वापस आ गया। निकलते साथ ही मुझे आए कहता है कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है। तो मैं कहा क्यों खड़ी है, पता करो। उसने कहा जी पता नहीं क्यों खड़ी है। तो मैं साथ उठ के खुद चला गया। मैं कहा चेक करते हैं क्या मसला है। मैं गया हूँ, जाके मिला हूँ उनसे, जो पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, SHO। उनसे मैंने पूछा जी बताएं कैसे, खैरियत से आए? तो उन्होंने कहा जी आपको SP साहिबा ने बुलाया। मैं कहा खैरियत क्या होगा, क्यों बुलाया? तो कहते जी हमें नहीं पता क्यों बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको लेके आए। तो मैं कहा यार कोई वजह तो बताए ना मुझे, किस लिए जाना है मैंने, तो मुझे पता तो हो। तो मैंने उनको कहा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, मैं नहा धो के कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं साथ लेके जाना। अभी तो मैं मुबारकबाद वसूल कर रहा हूँ, तो मुझे लेने आ गए। तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई ऐसी। अच्छा, तब तक भी आपको ये नहीं फील हुआ कि आपको ये लेने ही आ गए हैं? हाँ, मुझे नहीं आइडिया था, ओके, क्योंकि मैं कौन सा कोई क्रिमिनल हूँ यार। ठीक है, मैंने कौन सा कोई जुर्म किया? क्रिमिनल नहीं थे आप, दहशतगर्द थे आप। PTI से होना कोई जुर्म नहीं है। आप किसी भी सियासी जमात का
हिस्सा हो सकते हैं आईनी तौर पे। ऐसे ही है। ये तो खैर हमारा मुल्क ऐसा है ना, अब हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक। कोई जुर्म करना ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर अजाब नाजिल होने के लिए। ऐसे ही है, उस सिर्फ आपका नापसंद होना ही काफ़ी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो खैर उनसे बहस मुबासा होता रहा। मैंने कहा मेरा वारंट अगर है तो वो दे दो, अगर कोई FIR है तो वो दे दो। खैर जाहिर बात है उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार किया जी कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ऑर्डर्स को कंप्लाई करने के लिए आए, तो बेहतर है कोई बदमज़गी ना हो तो आप आ जाएं। तो मैं खैर, मेरा छोटा भाई वो भी बैरिस्टर है, वो थोड़ा वहाँ पे उसने उनके साथ उनकी नोक झोंक हुई, गर्मी सर्दी हुई, लेकिन मैंने उसको समझाया, मैं कहा यार इनके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चला गया उनके साथ। वो मुझे किला गुजर सिंह थाना ले गए, शाम तक मुझे वहाँ पे रखा। मुझे बताया नहीं गया वहाँ पे जाके भी कि मुझे किस जुर्म के तहत पकड़ा गया। तो शाम को खैर एक टीम आई, वो मेरे साथ मुझे इन्वेस्टिगेट करते रहे, इंटेरोगेट करते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की सवालात पूछते रहे, PTI के हवाले से, 9 मई के हवाले से, 9 मई से पहले क्या सरगर्मियाँ थी, ज़मान पाक के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। तो तब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया उनकी गुफ्तगू से कि ये उस तरफ जा रहा काम। तो फिर वो सारी इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने डिसाइड करके मुझे बताया कि हम आपको 9 मई के एक मुकदमे में नामजद कर रहे हैं। मैं कहा जी ठीक है, कर दें, आप जो करना चाहते हैं करें, अदालतें हैं, हम अदालत में जाएंगे, देखेंगे जो हो सकता है। खैर अगले दिन मुझे उन्होंने अदालत में पेश किया। अदालत में जब पेश किया तो शायद आपने वो देखा ही हो, जिस तरह से बिल्कुल वो एक मेरे मुंह पे शॉपिंग बैग डाला था। शॉपिंग बैग डाला। क्या मसला था? उनको कोई कपड़ा नहीं मिला? क्या मसला था? और यार ये होता ही ऐसे है ये क्या कि जब आपको शनाख्त परेड के लिए लेके जाते हैं ना जी, जब आपकी गिरफ्तारी डालते हैं किसी पर्चे में या किसी मुकदमे में, तो उसमें शनाख्त परेड के लिए रिमांड लेती है पुलिस। तो वो एक कह लें शायद लीगल प्रोसेस का हिस्सा है, लीगल प्रोसीजर का हिस्सा है कि बंदे का चेहरा ढांप देते हैं, फेस कवर्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो स्पेशली डिजाइन कपड़ा होता है। शायद लब्या नहीं उन्होंने कपड़ा। वो होना को थे नहीं होना। ओके। तो जो उनको मिला उस शॉपर वो मेरे मुंह पर उन्होंने डाल दिया, वो डाल के फिर मुझे अदालत में पेश किया गया। तो उस पर काफी चर्चा हुई, एतराज किया, जो कि बनता भी था, जायज था, मुनासिब बात थी कि ये वो ज्यादती थी, वो गलत था। जज साहब के पास गए तो उसी तरह से लेकर गए आपको? जी उसी तरह से लेके। तो जज साहब के क्या रिमार्क्स थे? जज साहब भी जाहिर बात है कानून समझते हैं, उनको कि पता क्या था हो रहा है? कि ये कानूनी तौर पे जरूरी है, तो उन्होंने इस चीज पे मना नहीं किया उनको। लेकिन ये कहा होगा कि यार शॉपर दी जगह तो कपड़ा ला। हाँ ये उन्होंने कहा। हाँ। तो फिर थोड़ी देर के लिए मुझे उसमें से जो है निकाला गया। बिल्कुल ठीक, सही है, ठीक है। वहां से फिर तो मुझे अच्छा, जज साहब ने अच्छा उन्होंने मेरा फिजिकल रिमांड मांगा, अच्छा पुलिस ने, लेकिन पुलिस को मेरा रिमांड नहीं दिया गया, मुझे जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया गया। ओके ठीक है। और उसके बाद फिर आप चले गए जेल? जी। कौन सी वाली जेल गए आप? कोट लखपत जेल में। कोट लखपत जेल। तो पहली दफ़ा गए थे? जी जिंदगी में पहली दफा। अच्छा ठीक है। तो कितने दिन वहाँ पे रहे? मैं जी 42 डेज 42 डेज 42 दिन वहाँ पे रहा हूँ। और भी 9 मई वाले दोस्त थे वहाँ पे? जी काफी लोग थे वहाँ पे, दर्जनों की तादाद में थे। अच्छा ठीक उनसे है। मुलाकात हुई है हमारी काफी। उनके साथ ही आप रहे? जी बिल्कुल। मतलब सुना है कि वहाँ पे जो सिस्टम होता है A क्लास जेल, B क्लास से C क्लास जेल, तो आप कौन सी वाली में? नॉर्मल जेल में रहे जो एक जिसमें नॉर्मल सारे कैदी होते हैं, या कोई स्पेशल थी जिसमें मेरा ख्याल है जेल में 2 तरह की क्लासेस होती हैं। अच्छा। अब मुझे इतनी तफसील में इन क्लासेस का नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये एक मेरा B क्लास होती है, ओके जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मिलती है, या जो टैक्स पेयर्स हैं उनको मिलती है, या कोई एक्स सिविल सर्वेंट है, अच्छा। या करंट सिविल सर्वेंट है उसको मिलती है, अच्छा कोई एक्स पॉलिटिशियन है या करंट पॉलिटिशियन है उसको मिलती है। ठीक है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो या मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो उनको मिलती है। या ग्रेजुएट हो, ये भी बात है? ग्रेजुएट के लिए भी मेरा ख्याल है, मुझे जो याद पड़ रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन जिसने की उसको भी मिल जाती है। सही है। अच्छा, और दूसरी कौन सी क्लास होती है? एक तो होगी ये B, दूसरी एक रेगुलर क्लास, एक रेगुलर क्लास, उसमें सब लोग होते हैं? उसमें सब लोग। आप किस में थे? मैं था तो रेगुलर क्लास में, लेकिन वहाँ पे उस क्लास में रहते हुए बहुत बेहतर सहूलियात मुझे मिल गई। अच्छा ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ वाले हल्के के हमारे एक दूसरे MPA के उम्मीदवार थे, खालिद गुज्जर साहब, मेरे से पहले जेल में थे वो। अच्छा, वो भी आपके साथ ही थे? वो वहाँ पे जेल में थे। ठीक है। और 1-2 और हमारे PTI के साथी भी थे, और कुछ और लोग भी थे मेरे जानने वाले जो मुझसे पहले जेल में थे। वो मुझे जाते साथ ही वो एक बड़ा कह लें कि सहारा मिल गया वहाँ पे, हाँ, जो कि जेल में बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप अकेले हो तो जाहिर बात है अकेले जेल बोरियत हो काटनी बड़ी बोरियत भी होती है, और वैसे भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता। अच्छा, तो बैरक थी, क्या था? वहाँ की जेल की जुबान में इसको चक्की कहते हैं, अच्छा ठीक है। और अंग्रेजी में इसको सेल कहते हैं। ठीक है। तो वो एक सेल था जिसमें हम 3 लोग होते थे। वो मेरा ख्याल है 6 बाय 8
उसकी 6x8 के अंदर 6x8 3 बेड लगे होते हैं? बेड नहीं लगे होते सर, जमीन पे। अच्छा, जमीन पे ही है? हाँ जी, फर्श पे आप लेटना 42 डेज फर्श पे ही है? है, फर्श पे आप। ठीक है, उसके ऊपर गद्दा बिछा होता है? लेकिन जो बी क्लास होती है उसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है, एक चारपाई दे देते हैं ओके। और गद्दा भी दे देते हैं। कमरा वो भी एक ही वो होता बी क्लास मैंने ली नहीं, ठीक है। मैं उस बी क्लास में नहीं गया। वो मिल सकती थी मुझे, मैं आई वाज एलिजिबल फॉर दैट क्लास, बट आई चोज नॉट टू टेक दैट उसकी क्या क्लास। वजह? उसकी वजह ये थी कि जो मेरे बाकी साथी थे वो इधर थे, वो एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। ठीक है। तो आपने कहा फिर तो मैं कहा यार इनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, अब बेहतर है। एक चारपाई लेना टाइम भी ज़्यादा गुजर ज़रूरी जाएगा। नहीं है। हाँ, टाइम गुजारना जितना टाइम है वो यहाँ पे इन लोगों के साथ गुजर जाएगा तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। वैसे आपने देखी तो होगी दूर से वो बी क्लास? हाँ हाँ बिल्कुल, उसे देख के वो रश तो आता इतना कोई होगा फर्क उन नहीं दिनों होता, में? नहीं इतना ज़्यादा कोई अच्छा, फर्क नहीं होता। उसमें एक आपको टीवी एक मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, एक आपको मुशक्ति उसको कहते हैं, ओके, सर्वर जो हो वो मिल जाता है। अच्छा खाना कदरे बेहतर होता है वहाँ पे, अच्छा। आपके घर से भी खाना आ जाता आपका है। क्या खाना था? अच्छा, पहले घर तो से ये भी कि खाना आ जाता है। तीन लोग रह रहे थे वहाँ पे, आप जी। लोग उस सेल के अंदर आपके साथ बाकी 2 लोग कौन थे? एक खालिद गुजर थे, अच्छा, ठीक है, और तीसरा बंदा हमारा हर दूसरे तीसरे दिन वो चेंज करते रहते थे, अच्छा। जेल इंतजामिया। उसकी कोई खास वजह या फिर बस मेरा नॉर्मल ख्याल है नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस? देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक 2 लोग एक सेल में नहीं रह सकते, ठीक है। ओके, तो 3 या 3 से जायद लोग ठीक एक सेल में रहते हैं, ठीक या है। आपने अकेले रहना है। बिल्कुल ठीक। अब अकेला तो मैं रहना नहीं चाहता था, हम्म, 2 हम रह नहीं सकते थे, तो तीसरा बंदा हर दूसरे तीसरे दिन हमारे साथ वो चेंज करते रहते थे। सही है। कोई लेकिन होता वो पीटीआई का ही था, अच्छा, पीटीआई का ही होता था? पीटीआई का ही होता था, दुख क्योंकि उन बांट दिनों में सकते थे, पीटीआई मतलब के आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन 2 4 5 को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे जेल थे। भेज रहे होते थे, तो बिल्कुल। जो नया बंदा आता था पीटीआई का, उसको हमारे साथ बंद कर देते थे। ठीक है, ठीक है। ये routine होता है। तो इसमें जो बी क्लास है उसके अंदर कोई अटैच बाथरूम भी होता है? वॉशरूम जेल के जितने सेल्स हैं ना उन सब में अटैच्ड ही होता है, अच्छा, आपके भी अटैच था? हर सेल में अटैच्ड ही होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है हाँ, कि वो वॉशरूम ओपन होता है, अच्छा। और बी में भी ओपन ही होता है? तमाम जगहों बी में कम से कम बंदा वॉशरूम अकेला देखें, होता है? वॉशरूम जो है ना हम्म, पूरी जेल में कहीं पे भी वो 4 दीवारी वाला एक कन्फाइंड वॉशरूम नहीं होता, ओके, ठीक है। वो 2.5-3 फुट ऊंची उसकी दीवार होती है चारों जानिब, तो वो ओपन वॉशरूम की तरह से ही होता है, बिल्कुल होता वो उसी सेल के अंदर ही। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में मुझे नहीं आइडिया क्या हमने दिखाते देखा होगा ना, मैं उसके हिसाब से पूछ रहा था, क्योंकि वो उसमें भी यही होता है कि एक छोटी सी दीवार होती है, सेपरेट वॉशरूम होता है, 2-3 लोग उसके अंदर रह रहे होते हैं। अच्छा, तो अगली चीज़ ये कि जो खाना होता था आपका जी घर से आता था? जी, खाना आपका घर से आता जो कुछ दिन सारे दिन नहीं, ठीक। कुछ दिन आता रहा घर से, कुछ दिन हम जेल से भी खाते रहे। जेल से क्या खाते थे? जो वहां पे पकता था, जो मिल जाता था। सब्जी होती है, दाल नहीं, होती है? खाना जेल का ठीक होता है, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिहाज से अगर आप पॉइंट ऑफ बात व्यू से करें ठीक होता है। तो वो ठीक होता है, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता उसका, अच्छा, क्योंकि वो हजारों लोगों के लिए बनता है, 4-5 हजार लोग हैं वहाँ पे कैदी, तो उनके लिए खाना बनता है। वो मेरा ख्याल इतनी बड़ी तादाद में जब खाना बनता है तो शायद उसका टेस्ट का ख्याल नहीं इतना रखते वो। फिर बुफे होता है या क्या सिस्टम, किस तरह से खाना किस तरह से लेते जेल हैं? है, होटल नहीं है, तो वो एक 1 डिश सिस्टम होता है, ठीक है। एक, लेकिन दिन में 3 मरतबा आपको खाना मिलता है। सो वो बड़ी रूटीन के मुताबिक खाना आता है मेस वहाँ में पे। जाके? नहीं, अच्छा, वो आते हैं वहाँ पे, मुशक्ति उनको कहते हैं, जो खाना भी लेके आते हैं। ठीक है। कैदी होते हैं जो खाना वहाँ पे तकसीम करने के लिए आते हैं, वो खाना लेके आते हैं बड़ी रूटीन के मुताबिक, ऑन द डॉट पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो वो 6 बजे उन्होंने नाश्ता लेके आ जाना आपके लिए। 6 से लेकर कितने बजे तक? 6 से 6:30 के दरमियान पहुँच जाते थे, ठीक है, नाश्ता लेके। ओके। उसके बाद 12 बजे से 12:30 बजे के दरमियान लंच दोपहर हो का खाना आ गया। हम्म, फिर 4:30 से 4 से 4:30 के दरमियान शाम का खाना आपको मिल जाता है। बिल्कुल। 5-5:30 बजे वो लॉक अप कर देते थे हमें। 5-5:30 बजे के बाद डिनर नहीं मिलेगा? उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता, रात फिर को आपको भूख सेल में लगी है लॉक तो करके फिर- ताला लगा के ओके। उनका काम खत्म। और रात को भूख लगी है तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे के अलावा कुछ नहीं वहाँ पे? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 42 डेज का ये पीरियड था, जी। तो फिर किस तरह से टाइम गुजरता था वहाँ पे? यार वहाँ पे शुरू के दिनों में जाके कि मुझे एक चीज़ किसी का नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है? नहीं, तो फिर नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि मुझे पता था मेरा गुनाह, हाँ, और मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, बड़ी देर पहले से प्रिपेयर्ड था कि मुझे पता था कभी भी ये किसी हो भी वक्त सकता मैं है। जेल जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ज़हनी तौर पे इस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार था। बिल्कुल ठीक। इस चीज़ ने एक फायदा चीज़ कर जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था, जिसका मुझे एहसास जेल में जाके हुआ, जिसका मैंने शुरू में भी बात की कि कोई उस प्रोसेस से गुजरे बगैर इस चीज़ को फील नहीं किया जा सकता, वो है बेबसी। बेबसी का एहसास, अपनी इंसानी बेबसी का एहसास और अपनी ज़ात की बेबसी का एहसास पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे जेल में जाके हुआ, कि वो जब 5:30 बजे का टाइम होता था, उसके बाद जब वो लॉकअप कर देते थे, फिर आप
कुछ भी नहीं कर सकते माँ सिवाय ये सोचने के कि अब मैं अगर मैंने पानी भी पीना तो उसके लिए भी किसी का मरहूने मिन्नत हो। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो उस वक्त जो ड्यूटी पे वार्डर है उसकी मर्जी से मिलेगा, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तो वो जो बेबसी का एक एहसास था, ये इस तरह की बेबसी का एहसास ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को अपने ऊपर तारी नहीं किया। शुरू में 2-3 दिन 4 दिन ये एक रूटीन में एडजस्ट होने में लगे मुझे। सही है। लेकिन उसके बाद जब रूटीन में एडजस्ट हो गया तो फिर कभी ये भी एहसास नहीं हुआ। फिर एक क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि अब मैंने यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे रहने के लिए यहाँ के माहौल में एडजस्ट होना पड़ेगा, घुलना मिलना पड़ेगा। तो मैं बड़ी जल्दी अडेप्ट कर गया, अडेप्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी एक रूटीन बनाई। सुबह उठ के हम तहज्जुद के टाइम पे उठ जाते थे। ठीक है। बाकी मेरे साथी जो थे वो तहज्जुद गुजार थे। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी माइल हो गया उनको देख के कि यार ये पढ़ते तो मुझे भी पढ़नी चाहिए। तो तहज्जुद पढ़ते थे, फिर फजर पढ़ते थे, उसके बाद कुरान जीद मैं तर्जमे के साथ, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, वहाँ पे तर्जमे के साथ कुरान जीद पढ़ा। फिर और किताबें बहुत सारी पढ़ी, एक्सरसाइज की। तो बाकी वक्त वहाँ पे हम ताश भी खेलते थे जब और कुछ नहीं होता था। जब किताबें पढ़ने से फारिग हो जाते थे कुछ वक्त ताश भी खेलते थे, गप्पे भी मारते थे बाकी कैदियों के साथ। तो इस तरह हंसते खेलते वक्त का पता भी नहीं चला। ये रूटीन थी मोस्टली। रात को जल्दी सो जाते थे? बहुत जल्दी। जब सुबह तहज्जुद के लिए 2 बजे उठना पड़ता है तो आपको 7 बजे 8 बजे सोना भी पड़ता है। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 9 मई के अमर भाई, जो दूसरे कैदी थे जो नॉर्मल थे, जो आप लोगों की तरह पार्लियामेंटेरियन या फिर कोई इस तरह से कैंडिडेट नहीं थे, जो एक नॉर्मल इंसान था, उन लोगों से काफ़ी मिलने का मौका मिला होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उनकी क्या फीलिंग्स होती थी? जो नौजवान या कह लें कि 18 से लेकर जो 30 के दरमियान जो बच्चे थे वहाँ पे, उनकी क्या फीलिंग्स होती थी? यार ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिला। अब हैरानकुन बात ये थी कि अक्सरियत लोग पढ़े लिखे, बाशऊर, तालीम याफ्ता लोग थे जो वहाँ पे कैद थे 9 मई के बाद में। वो बहुत मायूस थे इस मुल्क के निज़ाम से, इस मुल्क की अशराफिया से। वो समझते थे कि उनके साथ ज्यादती की गई, और मेरा ख्याल उनका ये समझना जायज़ था क्योंकि कसूर उनका नहीं था। देखिए, आइन आपको इजाज़त देता है एहतजाज करने की। उन्होंने अपने एक आइनी हक के तहत एहतजाज करने के लिए गए। वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए ट्रैप करके आपने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दें। बिल्कुल ऐसे। यार मैंने एक और जगह पे ये बात की थी कि लाहौर में एक घर टूटा, उस घर का बदला लेने के लिए हज़ारों सैकड़ों घर तोड़ दिए गए और किसी एक का मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। मेरा अपना घर 3 मरतबा तोड़ा गया, आज तक मेरी रेट पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरा मुकदमा आज तक किसी ने दर्ज नहीं किया। मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया, मेरा मुकदमा आज तक किसी ने दर्ज नहीं किया। इसी तरह वो सारे लोग थे यार, उनको ना करदा गुनाह की सजा दी। मायूस थे। मायूसी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल ठीक। सिस्टम से मायूसी थी कि सिस्टम कर क्या रहा है। हम वो लोग, उनको मिलकर मुझे एहसास हुआ कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की बेहतरी का ख्वाब देख रहे थे। ऐसे ही है। वो वहां पे तोड़फोड़ करने के लिए नहीं गए, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए गए थे उस सिस्टम के खिलाफ जिस सिस्टम ने आज तक हमें अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। अब देखें, स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 65% आबादी इस मुल्क के नौजवानों पे मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसे। अब 65% आबादी 25 करोड़ का मैं कोई 15-16 करोड़ तो बन जाता है। ऐसे ही 15-16 करोड़ नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं यार। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे पहुंच गई, इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे। तो वो किस तरफ जाएं? वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको आप कुछ डिलीवर करें, उनको किसी काम पे लगाएं, उनको जॉब्स दें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें, उनको कारोबार पे लगाएं। इन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट सोचती नहीं है। तो इन चीज़ों से वो मायूस थे। बजाय ये चीज़ें फराहम करने के उनको आप उठा के जेल में डाल देते हैं। जब वो अपना हक मांगते हैं तो फिर मायूसी तो होती है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर सिस्टम से लोग नालां भी होते हैं। ऐसे ही। मैं तो पिछले चंद साल पीछे जाए ना तो DGISPR आते थे और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसे नहीं कहेंगे, प्रेस रिलीज़ कह सकते हैं कि वो करते थे, और उसमें ये कहते थे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है ना इट्स एट इट्स पीक, और हमें उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो नौजवान और जवान लोग हैं 18 से लेकर 30 के दरमियान, उनकी हेल्प चाहिए। आपने खुद ही उठा के उनको जेलों के अंदर भेज दिया है। अब जब वो निकल के बाहर आते हैं तो मैं तो कम से कम जितनों से भी मिला हूँ वो ये कहते हैं कि भाई अब हमें जब भी मौका मिलेगा ना हम तो इसके खिलाफ प्रोपेगेट करेंगे। तो आपने उसको काउंटर करना था और आप अपने ही हाथों उनको ब्रेन वॉश करके
और आपने उनको क्या बना दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह से उनको आप रिहेबिलिटेट कर सकेंगे, सिस्टम में किस तरह वापस लेके आ सकेंगे, क्योंकि पिछले 75 साल के अंदर जिन लोगों के साथ भी हमने इस तरह के इकदाम किए हैं उसके नतीजे हमें भुगतने पड़े हैं। तो अल्लाह करे कि लोग इससे रिहेबिलिटेट हो सकें, जो नौजवान अंदर रह के हैं और अभी भी अंदर बैठे हुए हैं, 1 साल हो चला है, बिल्कुल। यार कम से कम कन्विक्ट करें। और इसके साथ आपका जो जुडिशरी का निज़ाम है वो जिस तरीके से एक्सपोज हो गया है कि आप कम से कम उनको कन्विक्ट करें या फिर उनको सजा दें या छोड़ दें, और वो बेचारे एक साल से वेटिंग फॉर द ट्रायल बैठे हुए हैं। तो आप तो उसको आप उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो मैं इसलिए आपसे इतनी डिटेल में क्वेश्चनिंग कर रहा था, क्योंकि आपको बेहतर पता है, जैसे जिसके ऊपर गुजरी होती है वो बेहतर बता सकता है। तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आपकी कॉम्पिटेंसी पे इतना तो अब शक नहीं है कि आप कभी ना कभी जेल खाना जात के वजीर ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को अंदर से देखा हैं। तो चलें जी, अच्छी बात है। अब चलते हैं जी, आप आ गए जेल से बाहर जी। तो फिर हो गए आपके अच्छे दिन शुरू और आप पहुंच गए अब असेंबली पहली दफ़ा। तो जब असेंबली पहली दफ़ा गए, बीइंग द एमपी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके वाले साहब भी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, तो वो आपको तो पता है वो क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन जब खुद एज अ पार्लियामेंटेरियन असेंबली गए तो क्या फीलिंग्स थे? यार बड़ी अच्छी फीलिंग और है। इस तरह ड्रामाई अंदाज थे कि पहले इलेक्शन जीते, फिर जेल गए, फिर उसके बाद हाँ पार्लियामेंट पहुंचे, जी। तो किस तरह की फीलिंग्स थी? देखिए, फीलिंग तो बड़ी अच्छी है हम्म। और साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी है कि जिन लोगों ने वोट दे के मुझे जिता के यहाँ से अपनी नुमाइंदगी के लिए असेंबली में भेजा है, उनका हक अदा करना मुझ पे अब वाजिब है। बिल्कुल है। तो हर रोज़ असेंबली में बैठ के मैं कोशिश करता हूँ उनकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करने की, हर रोज़ उनके मसाइल को उजागर करने की, और जितनी भी मेरी मौजूदगी में इस असेंबली में लेजिस्लेशन हो उस पर बेहतर तरीके से अपना ऑपोजिशन पार्टी का एमपी होने के नाते अपना बेहतर किरदार अदा करने की, तो वो कोशिश कर रहा हूँ। आपने शायद देखा हो, पिछले चंद रोज़ पहले भी मैंने, जब मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने अपने हल्के के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। अब बदबख्ती ये है कि ऑपोजिशन के एमपीएस के पास डेवलपमेंट फंड्स नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन हमारा हल्का एक ऐसा हल्का है जो पिछले कई सालों से बदहाली का शिकार है। बावजूद इस बात के कि इस वक्त की मौजूदा एमपीए मरीम नवाज साहिबा, जो कि वज़ीर आला भी हैं, इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो भी इसी हल्के के रिहायशी हैं। यहाँ से 3 मरतबा MNA मुंतखब होने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो भी इसी हल्के के रिहायशी हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप उनके घर से 1 किलोमीटर के रेडियस के ही सिर्फ विज़िट कर लें, मैं बाकी सारे हल्के की बात ही नहीं कर रहा, उनके घर के इर्द गिर्द सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में विज़िट कर लें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक किताब आई थी, वाई नेशंस फेल, बड़ी मशहूर हुई थी वो। उस किताब के शुरू में उस किताब के ऑथर्स ने कंपैरिजन किया था अमेरिका और मेक्सिको का। अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सिर्फ एक बॉर्डर है, एक टाउन है, बॉर्डर टाउन, जिसका कुछ हिस्सा अमेरिका में है, कुछ हिस्सा मेक्सिको में है। ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें वो बताते हैं कि वहाँ पे कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, कोई लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। दूसरी जानब अमेरिका में आ जाएं, साफ़ शफाफ बेहतरीन गलियाँ, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, तमाम तर ज़िंदगी की सहूलियात वहाँ पे फराम है। वही बिल्कुल चीज़ मेरे जहन में आती है जब मैं जाती उम्रा के इर्द गिर्द के देहातों को देखता हूँ। मैं हर रोज़ जाती उम्रा के सामने वाली सड़क से गुजरता हूँ। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई, जैसे भी बन गई। हम सियासतदान इलेक्शन से पहले जो वादे करते हैं उसमें हम कहते हैं हम आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन जैसे ही हम मुंतखब हो जाते हैं तो फिर हम अवाम की खिदमत छोड़ के अपनी ज़ात की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब राइमंड रोड एक बहुत मेन आर्टरी है लाहौर शहर की। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रैफिक भी चलती है, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है। वो रोड पिछले 2 साल से टूट फूट का शिकार थी। उस पे काम शुरू हुआ निगरान हुकूमत के दौर में, आज तक वो रोड मुकम्मल नहीं बनाई गई। लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल एक ही पॉइंट से दोनों रोड्स निकलती हैं। अड्डा प्लॉट चौक से राइमंड रोड निकलती है, अड्डा प्लॉट चौक से ही जाती उमरा रोड निकलती है। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बनते साथ, जो कि रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं थी उस जाती उमरा रोड को, कुछ अर्सा पहले वो भी रोड बनी थी, नई रोड बनी हुई, उसके दोबारा फिर से बनाया गया उस रोड को। अब वहाँ पे PHA भी काम कर रही है। आप गुजरे आपको नजर आएगा सारे दरख्त धुले हुए, साफ सुथरे, फूल लगे हुए, क्यारियां बनी हुई हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेगी।
रोड नई बना दी गई, लेकिन रायविंड रोड वो भी उन्हीं एज सीएम तो देखें उन्हीं के दायरा कार में आती है। वहां पे आप चले जाएं, आज भी वो टूट फूट का शिकार है, वो रोड पे नहीं तवज्जो दी गई। अपने घर को जाने वाले रास्ते को सीएम बनते साथ ही बना लिया। बिल्कुल। अब पीएचए के पीछे मैं कई हफ्तों से चक्कर लगा रहा हूँ कि यार अगर आप जाती उम्रा में पौधे लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, तो इसके साथ वाली जो सड़कें उन पे भी लगा दें। लेकिन नहीं, क्योंकि वो वज़ीर आला साहिबा हैं, वो महारानी साहिबा, उनके घर को जाने वाले रास्ते को भी उन्होंने ठीक करना है, उनके घर को जाने वाले रास्ते पे उन्होंने फूल भी लगाने हैं, पौधे भी लगाने हैं, लेकिन जो आम आदमी के इस्तेमाल में सड़क है उस पर काम नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये बड़े ग्लेयरिंग एग्जांपल्स हैं मिस गवर्नेंस के। बिल्कुल ठीक। रायविंड और रायविंड के साथ मुल्हिका आबादियां, तमाम देहात जो हैं, ये अराइयाँ गांव है यहाँ पे साथ ही हमारे, जिस गांव के रकबे में इनका महल वकूफ पजीर है, उस गांव का सीवरेज का मसला कई सालों से चला आ रहा है। इसी तरह से रायविंड शहर का सीवरेज का मसला कई सालों से चला आ रहा है। करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं हर साल, लेकिन वो लगे हुए कहीं नजर नहीं आते। अभी पिछले दिनों मैंने रायविंड तहसील के सीवरेज की बात की, पूरे रायविंड तहसील में सीवरेज का निज़ाम ही कहीं नहीं है। रायविंड शहर में तो बिल्कुल नहीं है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो बुरा हाल हो जाता है, गलियों में पानी खड़ा होता है, 1-1, 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से मसाजिद में यार गटरों का पानी खड़ा हुआ देखा है, इतना बुरा हाल हो जाता है रायविंड शहर का। तो मैंने पिछले दिनों असेंबली में भी तकरीर की, इसी बात पे की कि अभी मुझे पता चला वासा को 21 अरब रुपए का फंड जारी किया गया। अच्छा। MCL को 23 अरब रुपए का फंड जारी किया गया, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ रुपया रायविंड के लिए है। अब रायविंड करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देता है हर साल लाहौर जिले को, उसमें से कोई हक नहीं है रायविंड शहर का या रायविंड तहसील का कि उसमें से कुछ 5-10% ही लगा दें सालाना, तो रायविंड बेहतरीन तहसील बन जाए। रायविंड तहसील पिछले 10-12 साल पहले इसको तहसील बनाया गया, लेकिन आज भी तहसील की ना अदालतें यहाँ पे आई, ना बाकी सारे महकमा जात ने ऑफिसेज अपने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। डिसफंक्शनल सी तहसील इसको बनाया गया। MCL का यहाँ पे कोई दायरा कार नहीं है, वासा का यहाँ दायरा कार नहीं है, PHA का यहाँ दायरा कार नहीं है। तो बिल्कुल लावारिस और सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है रायविंड के साथ, और खास करके मेरे हल्के के साथ। और अब तो और भी ज्यादा, चूंकि मैं यहाँ से जीत गया हूँ, ऑपोजिशन में हूँ मैं, तो इस वजह से और भी ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये तो आपके हल्के के मसलों की तरफ बाद में आते हैं, पहले थोड़े से हमारे पार्लियामेंटेरियंस के मसलों की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। आपकी अब तो आपने सारा कुछ चार्ज भी ले लिया है, तो सैलरी कितनी है आपकी बीइंग एन MP? यार सैलरी मेरी है, मेरा ख्याल है कोई 2.25 लाख के करीब है। 2.25 लाख के करीब जी। उसके अलावा फिर पर्क्स? उसके अलावा अभी तक मुझे मिला कुछ नहीं, मिलेगा तो मैं बता दूंगा। लेने की कोशिश करें मतलब क्योंकि मैं ये इसलिए ताकि हमारे लोगों को पता तो चले कि एक जो हमारा पार्लियामेंटेरियन होता है जी, यार उसके अलावा जो लाहौर के बाहर के MPs हैं उनको मेरा ख्याल है कोई पर किलोमीटर पेट्रोल के पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, TADA भी मिलता है, ठीक है, लेकिन वो कितना मिलता है ये मुझे नहीं पता। सही है। और आपने लिया भी नहीं? मैं चूंकि लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा बनता भी नहीं है, और मेरे ख्याल शायद कानून भी ऐसा नहीं है कि लाहौर के रहने वालों को दिया जाए। तो जिस तरह से लॉजेस हैं MNAs के लिए जी, तो MPs के लिए भी कुछ है? जी बिल्कुल, MP हॉस्टल है यहाँ लाहौर में, लेकिन वो लाहौर से बाहर वाले MPs जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको मिलते हैं, लाहौर वालों को जायज बात है। अब मैं लाहौर का रहायशी हूँ, मुझे यहाँ पे रिहाइश की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, तो मैं क्यों जाया करूँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि इनके लिए ये जो भी सैलरी का पैकेज है वो ठीक है? यार जो इस वक्त महंगाई हो गई है मेरे ख्याल से ठीक तो नहीं है। मैं अपनी सैलरी पे सरवाइव नहीं कर सकता, जो सिर्फ ये सैलरी, अगर मेरे पास कोई दूसरा अदर मीन्स ऑफ इनकम ना हो तो इस सैलरी पे सरवाइव नहीं कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप इमेजिन कर लें ना, 4 लोगों की फैमिली है लाहौर में, अब जो रेंट है, रेंट ही नहीं आप या रेंट दे लें, 1 लाख रुपए में आप घर ही नहीं चला सकते, या आप रेंट दे लें, या आप बच्चों की फीस दे लें, बिल्कुल, या आप अपने बिजली के बिल दे लें, या गैस के बिल दे लें, तो 2 लाख रुपए में या 2.25 लाख में सरवाइव नहीं किया जा सकता, हैंड टू माउथ रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए शुरू में भी बात की थी सिविल सर्वेंट्स के हवाले से, वो मजबूर हो जाते हैं बाज़ औक़ात लोग, बिल्कुल ठीक, टू मेक बोथ एंड्स मीट, दे हैव टू इंडल्ज इन सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बिल्कुल करप्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ठीक। तो वो मजबूरी के तहत कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी के तहत भी आते हैं। तो इसी तरह से अब
बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को रियलाइज़ करना कि आपकी सैलरीज एमपीएस की ही नहीं, सिर्फ जो बाकी सारे जॉब डूइंग लोग हैं उनकी सैलरीज मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। और खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो गवर्नमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है साथ साथ उनकी सैलरीज भी बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ऐसे ही है, लेकिन उसमें एक इशू आ जाता है ना जी कि जो हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं। जी तो मेरे ख्याल में तो उनके लिए ये सिस्टम ही नहीं ठीक कि ये कौन सा सिस्टम है कि जिसमें 300-400 लोग इकट्ठे आके बैठ जाते हैं। और अभी जैसे आप असेंबली के अंदर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने वहाँ पे उठ के तकरीर की, क्योंकि मोस्टली जो एमपीएस हैं वो तो उठ के बोलते भी नहीं है, 5-5 साल नहीं बोलते और 5-5 साल छुट्टियां भी करते हैं और उसके बाद अपनी तनख्वाह भी लेते हैं और वो सारा कुछ आपको पता है जो निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं इन चीज़ों का पता, लेकिन मेरा ख्याल है अटेंडेंस वहाँ पे लगती है, अटेंडेंस तो लगती है हर इजलास में, लेकिन हर प्रॉक्सी रोज। अटेंडेंस बहुत लगती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं ऐसा लगता, लेकिन शायद लग भी जाती हो। पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही है। हो भी सकता है, बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जितने एमपीज अभी तक आपने पूरी असेंबली जो है इसमें कितने लोग हैं जो उठ के कोई बात करते हैं अपने हल्के की, या इवन कोई भी कि बिल मंजूरी के हवाले से, कितने लोग हैं जो ये बात करते हैं? सब लोग बात करते हैं? नहीं, सब लोग तो नहीं, लेकिन माइनॉरिटी? नहीं, माइनॉरिटी नहीं, अच्छा, माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी नहीं, अच्छे खासे लोग हैं, खास करके ऑपोजिशन के लोग। ऑपोजिशन में इस वक्त रिलेटिवली बड़े बेहतर लोग हैं जो बात करते हैं, ठीक है, हर इशू पे बात करते हैं और तैयारी करके आए होते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छी खुशाइन बात ये है। तो बड़ी खुशाइंद और हैरत अंगेज बात है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले चले जाएं तो जो रेशो होती थी वो होती थी हार्डली 25% से ज़्यादा जो एमएनए, अभी मैं ये नेशनल असेंबली की बात करूँगी, वो लोग तो उठ के 5 साल बात भी नहीं करते थे जी, आते भी नहीं थे, लेकिन जो आते थे वो चुप करके बैठते लेकिन थे। अब फर्क ये ना कि इमरान खान ने लोगों को बाशऊर कर दिया है। हाँ, खास करके हमारे, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि हमारी जमात के इस दफ़ा जो एमपीएज आए हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से अक्सरियत है। बिल्कुल, अक्सरियत, अक्सरियत है, ठीक है, अक्सरियत ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, तो वो उन मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं जिन मसाइल से हर आम आदमी हर रोज़ गुजर रहा है। वो वहाँ पे आके उन पे बात भी करते हैं और बड़ी कन्विक्शन के साथ करते हैं, तैयारी करके आते हैं, उनको ये चीज़। और नौजवान लोग हैं ना, जैसे मैं कह रहा था कि मैं जब नया नया जॉब में गया तो मैंने भी बड़ी कोशिश की सिस्टम में रह के बेहतरी लाने की। अब हम में अक्सरियत फर्स्ट टाइमर्स हैं जो पहली दफ़ा एमपीए बने हैं, तो एक अर्ज है, बिल्कुल ठीक, नेचुरल सी बात है, ये फितरी बात है, एक अर्ज है कि चीज़ों को हमने बेहतर करना है और उसके लिए शबाना रोज़ कोशिश भी कर रहे हैं। अब बदबख्ती ये है कि हमारे मुल्क में सिस्टम इस तरह का डिज़ाइंड है कि ऑपोजिशन के एमपीए को ना तो कोई फंड्स दिए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिस में भी उसको कोई रसाई नहीं नहीं वैसे ये जो डेवलपमेंट फंड है जी, ये आपको लगता है कि एक एमपीए या एमएनए का इस्तेहकाक होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, ये काम ही नहीं है हमारा। ये क्या काम है आपका? पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं, पार्लियामेंटेरियंस का सिंगल पॉइंट एजेंडा है लेजिस्लेशन। बिल्कुल, लेकिन चूंकि लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, पिछले बहुत से लंबे अरसे से लोकल गवर्नमेंट्स डिसफंक्शनल हैं, तो ये काम किसी के जिम्मे तो होना है, तो फिर अवाम के नुमाइंदे जो मुंतखब करदा हैं उन्होंने उनके पास ही जाना है अपने मसाइल लेके। अब अगर किसी की गली टूटी हुई है तो उसने अपने एमपीए या एमएनए को ही कहना है, क्योंकि ना तो काउंसलर है वहाँ पे ना चेयरमैन है, जिससे वो पहले में बात सुननी नहीं वो है, तो उनको अब फिलहाल सिस्टम से अलहदा कर देना कुछ लम्हे के लिए, क्योंकि उन तक तो रसाई नहीं है। रसाई नहीं है, बिल्कुल। देखिए, अगर एक बंदा रहता है रायवंड में है, तो रायवंड से उसने लाहौर डीसी के पास पहुंचना है, उसके लिए उसको 1000 रुपए आने जाने का किराया चाहिए पहले तो, ठीक है। दूसरे नंबर पे डीसी साहब वहां पे पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर ऑफिस में बैठे भी हुए तो वो साहब बहादुर की मर्जी है कि वो टाइम दें उनको मिलने का या ना दें। इसी तरह से अगर वो नहीं मिल रहे तो उनके ऊपर कमिश्नर साहब हैं, सेम सिचुएशन वहां पे भी है, उससे ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के तो ऑफिस में जाना ही ऐसे है जैसे आपको वीजा लेना पड़ता है। पहले अंदर से कोई फोन करेगा तो आप वो सेक्रेटेरिएट के गेट से अंदर एंटर हो सकते हैं। वो गेट से अंदर आम आदमी जा ही नहीं सकता। जिसका उस सेक्रेटेरिएट में कोई वाकिफ है, वो उसकी एंट्री नोट करवाएगा गेट पे, तो वो गेट से अंदर एंटर हो सकता है, अदरवाइज वो गेट से अंदर एंटर ही नहीं हो सकता। तो उसके मसाइल को जिस बंदे ने सुनना है उस तक तो उसकी रसाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह से आप वापस फिर नीचे आते जाए, डीसी ऑफिस में भी आपने जाना है तो पहले वो गेट लॉक्ड होता है, गेट बंद है, उससे अंदर जाने के लिए वो चौकीदार पहले पूछेगा जी आपने मिलना किससे है, आपकी चेकिंग की जाएगी, आपकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद उसका मूड होगा तो गुजरने देगा, वरना वो भी कहेगा जी अंदर से पहले मेरी किसी से बात करवाएं। तो ये निज़ाम इस तरह का है ना, इस्तेसाल पे मबनी निज़ाम बना हुआ है सारा। तो बीइंग अ सिटिंग एमपीए ऑपोजिशन के, अभी भी आप लोगों के साथ यही रवैया है या फिर अब थोड़ा सा चेंज हो गया? ब्यूरोक्रेट्स अब आपको ट्रीट करते हैं या
यार देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। ऑपोजिशन किसी भी टेन्योर में उनके साथ ऐसा ही रवैया होता है। ऑपोजिशन से ना तो जो ऑफिसर्स हैं वो मिलना मुनासिब समझते हैं, उनको वो हर वक्त ये खतरा रहता है जी हमारी शिकायत हो जाएगी। दूसरे नंबर पे वो काम करने से भी कतराते हैं, डरते हैं कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो हमारी सुबकी होगी। तो ये एक बड़ी गलत सोच और बड़ी गलत रविश है, गलत रिवाज है। हालांकि देखें, अगर एक बंदा वोट लेके आया है तो उसको कानून के मुताबिक ऐन हक हासिल है कि वो अपने लोगों के जो जायज़ मसाइल हैं उनके हल की तलबी के लिए सरकारी अफसरान के पास जाए और जाके वो हल करे। इसी तरह से असेंबली में जाके उनकी नुमाइंदगी करे, उनके जो मसाइल उनको उजागर करके फिर उनको हल भी करवाए। लेकिन निज़ाम ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। असूली तौर पे जायज़ बात करते हुए अगर हम बोलें तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। थियोरेटिकली स्पीकिंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन है नहीं। बिल्कुल ठीक। तो जैसे अभी आप तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते हैं, तो कभी भी क्या आप लोग अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जा सकते हैं किसी भी बिल की मंजूरी में या किसी भी ऐसी चीज़ में? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा था इसमें इजाज़त कानूनी तौर पे, लेकिन अब जब ये पिछले हुई है ना रिजीम चेंज, उसके बाद से मेरा ख्याल है पार्टी हेड्स को और पार्लिमानी लीडर्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है। जो हमारी जजमेंट्स आई कोर्ट्स में गई ये चीज़ें सारी, तो उन जजमेंट्स के तहत पार्लिमानी लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गया। अब किसी भी बिल पे जो लाइन आपको पार्लिमानी लीडर कहेगा वो इख्तियार करनी आप पे लाजमी है, वरना आप डिफेक्ट कर जाएंगे अगर पार्टी लाइंस के अगेंस्ट वोट करते हैं तो। ठीक है, यानी किसी भी बिल के ऊपर कोई भी बिल असेंबली के अंदर पेश हुआ है और आपकी उसमें एक अपनी राय है कि नहीं यार मैं इसके हक में वोट नहीं देना चाहता, तो आप ऐसा नहीं देखिए, जो आपका पार्लिमानी लीडर कहेगा आपने वो करना है। अच्छा ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई गैर जमहूरी बात है। बिल्कुल इंतहाई गैर जमहूरी बात है। पर अगेन कौन सी कोई पहली गैर जमहूरी बात है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई गैर जमहूरी बात हो रही होती है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप क्योंकि इसी हल्के से भी बिलोंग है, मेरे ख्याल में ये जगह भी आपके हल्के में आती है। पहले थी, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। अब नहीं है। आपके वालिद साहब के हल्के में थी ये जगह? मेरे वालिद साहब यहाँ से ही 2 मरतबा मुंतखब हुए। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो चलें, हम तो फिर आपके हल्के के आसपास ही बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको तकलीफ देते रहेंगे दोबारा। जब भी आपके पास टाइम होगा आप ज़रूर आइएगा। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके। लाइकवाइज। हाँ, और इंशाल्लाह जल्दी आपको दोबारा आने की दावत देते हैं दोबारा से। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किस दिन आपको दोबारा लेकर आएँ और लाके किसी और टॉपिक्स पे भी बात की जाए, समाजी टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि हमारे समाजी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जैसे नौजवान लोगों की हमारे मुल्क को ज़रूरत है, हमारी असेंबली को ज़रूरत है। तो अल्लाह करे कि इस तरह के और लोग आएँ ताकि ये मुल्क चेंज की तरफ जा सके इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी, अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।